सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा, प्रधानाचार्य किसान इंटर कॉलेज सीतापुर से। हम लोग व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार विषय पे देशी व्यापार और व्यापारिक प्रलेख के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके भाग 1 में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने बात हुई थी बीजक के बारे में। तो बीजक के बारे में ये बताया गया था कि विक्रेता जब क्रेता को माल भेजता है तो एक माल का संक्षिप्त विवरण जिसमें छूट का और अन्य व्ययों का जिक्र होता है वो क्रेता के पास बना के भेजता है, जिसको हम आम भाषा में बिल बोलते हैं। तो उससे ये क्रेता को आइडिया लगता है या अनुमान होता है कि उसे कुल कितना भुगतान अपने माल के लिए करना है। अब इसके अलावा बीजक के प्रकार हम लोगों ने पढ़े थे। उसमें 6 प्रकार के बीजक के प्रकार थे, जिसमें स्थानीय मूल्य बीजक था, स्टेशन तक मूल्य बीजक था। इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। स्थानीय मूल्य बीजक का मतलब कि जब विक्रेता अपने गोदाम पर रखे हुए माल का मूल्य बताता है तो वो स्थानीय मूल्य का बीजक उससे बनता है। मतलब माल का मूल्य उसको गोदाम पे वो बताता है और उससे बाहर निकलेगा जितने भी खर्चे होंगे वो क्रेता को वहन करने हैं, वो बीजक में अलग से दिखाए जाते हैं। स्टेशन तक मूल्य बीजक में स्टेशन में जो इसका जो रेट होता है स्टेशन तक मुक्त मूल्य बीजक में, उसमें स्टेशन तक पहुंचने तक के जितने भी खर्चे होते हैं माल के मूल्य में उसको जोड़ देते हैं और अन्य जो खर्चे होते हैं वो बीजक में अलग से दिखाए जाते हैं। तीसरा था रेल पर मूल्य बीजक। रेल पर मूल्य बीजक में माल के मूल्य में पैकिंग, स्टेशन तक ढुलाई। तीसरा रेल पे लादने तक के जितने खर्चे हैं वो माल के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं और अदर एक्सपेंसेस जो बचते हैं रेल पर भाड़ा, बीमा और क्रेता के स्टेशन से लेकर क्रेता के गोदाम तक के जितने भी व्यय मतलब ढुलाई होती है वो अलग से हम खर्चे बीजक में दिखाते हैं। मूल्य व भाड़ा बीजक। मूल्य व भाड़ा बीजक में भाड़ा तक के जितने खर्चे होते हैं वो माल के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे पैकिंग है, ढुलाई है, रेल पर लदान और रेल भाड़ा, ये माल के मूल्य में जोड़ के हम मूल्य निकाल लेते हैं पहले माल का, उससे बीजक बनाना आरंभ करते हैं और जो बाकी बचे खर्चे हैं वो अलग से हम उसको दिखाते हैं। मूल्य भाड़ा तथा बीमा बीजक में बीमा तक के जितने खर्चे होते हैं और बीमा के बाद के जो खर्चे रेल क्रेता के स्टेशन से पे रेल से उतारने का खर्चा और गोदाम तक पहुंचाने का खर्चा बचता है वो अलग से दिखाया जाता है। और सर्वव्यय मुक्त मूल्य बीजक जिसको फ्रैंको इनवॉइस बोलते हैं, उसमें सभी व्यय हम माल के मूल्य में जोड़ के माल की प्रति कुंतल या प्रति किलो या प्रति पुस्तक जो भी यूनिट हो उसमें हम पहले निकाल के बीजक बनाना स्टार्ट करते हैं। और चूंकि सारे खर्चे ऑलरेडी उसमें जुड़ चुके हैं तो अब कोई खर्चा ऐसा नहीं होता है जो अतिरिक्त हमें अलग से दिखाना पड़े। तो ये सब इस तरह के 6 हमारे बीजक के प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। अब आज की चर्चा में सूचनार्थ बीजक, प्रोफार्मा इनवॉइस, ये सूचनार्थ बीजक क्या होता है। एक तो हम लोगों ने बीजक पढ़ा। बीजक तब बनता है जो वास्तविक बीजक होता है माल के बिकने पर बनता है, क्रेता को भेजा जाता है। ये सूचनार्थ बीजक जो होता है वास्तविक नहीं होता है, एक अंदाजे से बनाया जाता है या काल्पनिक बनाया जाता है। ये साधारणतया क्रेता को या ग्राहकों को ये अनुमान देने के लिए कि वो जो माल चाहते हैं उसका अनुमानित मूल्य क्या होगा, उसमें खर्चे कितने आएंगे, उसमें छूट कितनी मिलेगी और
उसके गोदाम तक पहुंचने पर उसको मूल्य कितना चुकता करना पड़ेगा, मतलब फाइनल अमाउंट कितनी होगी, ये आइडिया देने के लिए, ये अनुमान देने के लिए ये सूचनार्थ बीजक बनाया था। ये वास्तविक नहीं होता है, माल खरीदने पे वास्तविक बनता है। अब इसमें जो इसका यूज़ होता है, माल के ग्राहक के माल का मूल्य बताने हेतु, जैसे भी बताया कि पूछताछ हमने की विक्रेता से और हम चाहते हैं कि जो माल हम खरीदना चाहते हैं उसका फाइनल अमाउंट हमको खर्चों समेत और छूट घटाने के बाद कितना देना पड़ेगा, तो वो विक्रेता एक अनुमानित आधार पर ये बीजक बना के देता है, जिसको हम प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं। बिक्री अथवा वापसी की शर्त पे माल भेजने पर भी सूचनार्थ बीजक बनाया जाता है। कभी कभी विक्रेता क्या करता है कि अपने ग्राहकों को या जो उससे पहले तो माल लेते रहते साधारणतया उनको प्रोफार्मा इनवॉइस के साथ माल भेज देता है और इस शर्त पे भेज देता है कि चाहे वो माल को रखे या वापस कर दें। तो रखते हैं तो वो बीजक जो प्रोफार्मा इनवॉइस है उससे क्रेता को आइडिया लग जाता है कि जो माल आया है वो किस कीमत का है, इसमें कितनी छूट मिली, कितने व्यय हुए हैं। तो अगर वो उसको उचित लगते हैं रेट और व्यापारिक शर्तें तो वो उनको खरीद लेता है, तब वास्तविक बीजक दोबारा बन जाता है। तीसरा इसका जो इस्तेमाल है वो माल आढ़तिया या एजेंट को भेजने पर। हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था, जो कंसाइनमेंट अकाउंट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है कि एक व्यापारी अपना व्यापार जब बढ़ाता है तो दूसरे शहरों में आढ़तियों से संपर्क रखता है या एजेंटों को नियुक्त करता है, जिससे हम एक शहर तक सीमित ना रहें, दूसरे शहरों में भी अपना माल बेच सकें। तो वो क्या करता है कि एजेंट अपने नियुक्त कर देता है और उनको जब माल भेजता है तो ये प्रोफार्मा इनवॉइस साथ में जाता है, जिससे एजेंट को ये आइडिया लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि कितना माल है और इस पर कितना खर्चा आया है और कितने मूल्य का है, जिससे वो आगे कस्टमर्स को जब बेचता है तो उस हिसाब से वो रेट तय कर पाता है। तो एजेंटों को एक आभास देने के लिए कि माल का मूल्य क्या है, उसको कितना सेल, किस रेट पे सेल करना है, ये प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया जाता है। अब जमा की चिट्ठी और नाम की चिट्ठी, ये दो प्रमुख व्यापारी प्रलेख हैं जिनका जिक्र करना हम पसंद करेंगे। जमा की चिट्ठी क्या है? क्रेडिट नोट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आपने देखा होगा कि बीजक बन के जाता है, माल जब बिक्री होती है तो क्रेता के पास बीजक बन के वो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बीजक में मूल्य गलत लग गया, मूल्य ज़्यादा लग गया या कम लग गया या व्यय कम ज़्यादा लग गए, माल मूल्य में जुड़ा, मूल्य तो जुड़ गया बीजक में लेकिन माल नहीं गया, या माल नहीं जो बीजक में नहीं जुड़ा और माल चला गया। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिनका समायोजन बाद में किया जाता है। तो जमा की चिट्ठी तब बनाई जाती है जब विक्रेता के बीजक में योग बढ़ गया हो, जितना होना चाहिए एक्चुअल उससे ज़्यादा बढ़ गया। अब ये किस वजह से हो सकता है कि जैसे माल का मूल्य जो पहले से तय था वो अधिक लगा दिया गया हो, छूट जितनी तय की गई उससे कम लग गई हो, कुछ खर्चे जो गलती से लग गए हों, या माल जो गया नहीं उसका मूल्य उसमें लग गया हो। तो इस तरह के खर्चे जो हैं बीजक का जो कुल अमाउंट होता है, कुल योग होता है, जो पेबल अमाउंट है उसको बढ़ा देते हैं। अब चूंकि वो बीजक का मूल्य तो बढ़ गया, पेबल अमाउंट बढ़ गया, और सेलर जो होता है वो परचेज़र का अकाउंट, व्यक्तिगत अकाउंट बनाता है, उसमें बीजक के आधार पर एंट्री कर देता है कि परचेज़र को उसने डेबिट कर दिया, उसके व्यक्तिगत खाते को उसने डेबिट कर दिया। अब जब बीजक ज़्यादा अमाउंट का बन गया तो ज़्यादा डेबिट कर दिया उसने। अब उसको समायोजित कैसे करेंगे? तो जितना डिफरेंस है, मतलब जितने ज़्यादा से उसको डेबिट कर दिया गया है उतनी अमाउंट का, उतने डिफरेंस अमाउंट का वो एक जमा की चिट्ठी बना के क्रेता के पास भेजता है। ये जमा की चिट्ठी का नमूना है। तो वो क्या करता है, ये खाते में जमा किए एक ये नोट बना के भेजता है। ये एक तरह से ये दर्शाता है कि विक्रेता क्रेता को इन्फॉर्म कर रहा है कि आपका खाता, अब जैसे ये 400 रुपये बनाया गया, 400 रुपये से क्रेडिट किया गया। क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये 400 रुपये ज़्यादा बीजक के अमाउंट में जुड़ गए। अब देखिए इसका प्रोफार्मा क्या है। सबसे ऊपर जो सेलर है,
सेलर का नाम बीजक में जैसे होता है वैसे ही इसमें सेलर का नाम बीच में टॉप पे रहता है। ये सेलर का एड्रेस है और दिनांक। जीएसटी नंबर, दूरभाष संख्या, ये आदेश संख्या, बीजक संख्या इसमें यहाँ पे आ जाती है। ये क्रेता का नाम पता हो गया, इसका जीएसटी नंबर हो गया। तो ऊपर का प्रोफार्मा मिलता जुलता है बीजक से, बस इसमें आदेश संख्या और बीजक संख्या नहीं है, बीजक में होती है, इसमें नहीं है। इसका जो कॉलम है बीजक की तिथि संख्या, विवरण, दर और रकम। अब बीजक की तिथि व संख्या, बीजक की संख्या कौन सी इसमें आएगी? जो भी जिस बीजक में गड़बड़ हुआ है, जिसमें ज़्यादा रेट लग गया, उस बीजक की संख्या हम लिख देते हैं, जिससे क्रेता समझ पाए कि किस बीजक में गड़बड़ी हुई है और किसके रेफरेंस में, किसके संदर्भ में बात हो रही है और उसकी डेट क्या थी। अब इसमें कारण क्या है जिसकी वजह से रेट ज़्यादा हो गया? अब जैसे इसमें लिखा है कि टाइप राइटिंग की जो बुक गई थी उसके दाम, पुस्तक के दाम 4 रुपये प्रति पुस्तक अधिक लग गए और 100 पुस्तकें थी, तो इसका मतलब 400 रुपये से बीजक की अमाउंट बढ़ गई। तो 400 रुपये जब बढ़ गई तो परचेज़र का खाता हमने 400 रुपये से अधिक डेबिट कर दिया, तो उसको रिवर्स करने के लिए उसको हम खाते को क्रेडिट करते हैं। अब क्रेडिट करेंगे तो उसको इन्फॉर्म कैसे करेंगे? तो ये नोट हम बना के उसके पास भेजते हैं, क्रेडिट नोट। तो विक्रेता के पास भी एक वाउचर की तरह रहता है जिसके आधार पर वो अपने यहाँ समायोजन कर सकता है खाते में, और क्रेता के पास भी एक वाउचर पहुँच जाता है जिसके आधार पर वो अपना खाता सही कर सकता है, समायोजित कर सकता है। अब इसमें लास्ट में जैसे बीजक में होता है वैसे इसमें भी विक्रेता का जो भी भागीदार है या स्वामी है फर्म का, वो लास्ट में इसके हस्ताक्षर करता है। तो ये हो गया जमा की चिट्ठी का प्रोफार्मा। अब इसके अलावा डेबिट नोट। डेबिट नोट इसका उल्टा होता है। डेबिट नोट तब बनाया जाता है जब बीजक में अमाउंट कम हो जाए किसी वजह से, जैसे रेट कम लग गए, जो पहले तय हुए थे रेट कम लग गए, कोई खर्चा हमने दिखाया नहीं जबकि हुआ है, कोई माल चला गया जिसका जिक्र बीजक में नहीं किया गया, छूट जितनी क्रेता से तय की गई थी छूट हमने कम दी है। तो कोई वजह ऐसी जिससे रकम कम हो जाए, कुल योग उसका बीजक का कम हो जाए, तो अब बीजक का जब कम योग हो जाएगा तो हमने क्रेता को कम से डेबिट किया, उसके पर्सनल अकाउंट को कम से डेबिट किया और उसको अधिक डेबिट करना है। तो जितनी रकम से हमको बढ़ाना है, जितनी रकम का अंतर आया है, उतने का डेबिट नोट विक्रेता बना के भेजेगा। अब जैसे इसमें कारण क्या है कि 100 पुस्तकें संचार कौशल की 4 रुपये प्रति पुस्तक कम लगाया गया, तो जो रेट था उससे कम लगाया गया, तो उससे जो टोटल अमाउंट थी वो कम हो गई। तो 100 चौको 400 रुपये से हमने खाता डेबिट किया। क्रेता को ये इन्फॉर्म करेंगे आपका खाता 400 रुपये से डेबिट किया जा रहा है। बाकी प्रोफार्मा वैसे ही है जैसे क्रेडिट नोट में, ये विक्रेता हो गया, ये उसका पता हो गया, ये दिनांक हो गया, यहाँ दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, और ये क्रेता का नाम पता हो गया। बीजक संख्या वही होगी जिसके रेफरेंस में ये डेबिट नोट बनाया जा रहा है और उसकी डेट वो डाल दी जाएगी जिससे क्रेता समझ सके कि किस रेफरेंस में, किस बीजक के संदर्भ में बात की जा रही है। अब आगे है हिसाब का विवरण या खाता विवरण। ये अगला प्रलेख है जो देशी व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है। हिसाब का विवरण होता क्या है, पहले इसका हम अर्थ समझ लें। विक्रेता जब माल भेजता है क्रेता को, तो क्रेता का पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाता अपने यहाँ रखता है। जब माल भेजा तो वो एंट्री करता है, क्रेता को डेबिट करता है। और क्रेता जब माल आता है खरीद के, तो विक्रेता का खाता पर्सनल अकाउंट बनाता है अपने यहाँ, उसको वो क्रेडिट करता है। तो दोनों अपने अपने यहाँ एक दूसरे का खाता रखते हैं। जब माल वहाँ से चल रहा है और इसके पास आ रहा है और ये पेमेंट कर रहा है, उसके यहाँ भी लिखा जा रहा है और क्रेता के यहाँ भी और विक्रेता के यहाँ दोनों के यहाँ लिखा जा रहा है, तो अमाउंट ज़्यादातर सेम आनी चाहिए, बैलेंस सेम निकलना चाहिए कि विक्रेता जितने का लेनदार है क्रेता उतने का ही देनदार होना चाहिए। लेकिन कई बार होता है कि दोनों के बैलेंस आपस में मैच नहीं करते, उसमें कहीं ना कोई कुछ त्रुटि रह जाती है कि किसी के यहाँ विक्रेता के यहाँ एंट्री की है तो क्रेता के यहाँ नहीं है, क्रेता ने एंट्री की है तो विक्रेता के यहाँ नहीं है। तो इस गड़बड़ी से बचने के लिए
ये विक्रेता जो होता है जिसको साधारणतया पैसा लेना होता है, ये खाता विवरण या नकल खाता जिसको बोलते हैं, तो जो लेजर की कॉपी होती है क्रेता की, वो एक नकल बना के, कॉपी बना के क्रेता के पास भेजता है। और ये टाइम टू टाइम किया जाता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे किया जाता है। जैसे मंथली हो सकता है या 15-15 दिनों में हो सकता है अगर सेल ज़्यादा है, या 2-2 महीने 3-3 महीने में हो सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे ये नकल भेजी जाती है और क्रेता मिलान करता रहता है। अगर मिलान करते समय कुछ ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी सूचना वो विक्रेता को दे के उसका समायोजन करवा लेता है, उसको दूर करवा लेता है। इसका एक कारण हिसाब का विवरण विक्रेता के भेजने का और होता है, वो ये कि क्रेता से वो तगादा करना चाहता है, क्योंकि उसको पैसा लेना है क्रेता से। क्रेता को कैसे पता चलेगा? तो एक तो वो नकल भेजेगा तो क्रेता को भी आइडिया लग जाता है कि उसको फाइनल अमाउंट, उसके ऊपर कितना बैलेंस निकल रहा है रकम का, तो उसके ऊपर एक दबाव पड़ता है कि इन्होंने जब हमको खाता भेजा है तो हमको इतना रकम दे है। अब जो दे रकम है जब उसको मालूम हो गई, अगर कोई गड़बड़ी है वो दूर कर ली गई, तो समय से उसका भुगतान करना आसान हो जाता है। क्रेता के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उसको टाइम से भुगतान करे। अब इसको बनाया कैसे जाता है? अब जैसे इसमें श्री गिरिराज किशोर चांडक एंड सन्स काजगर अपने ग्राहक श्री राजकिशोर महेश्वरी बेगम बाजार को इस आधार पर एक हिसाब किताब विवरण भेजना चाहते हैं। आप इनकी ओर से हिसाब का विवरण बनाएं। अब इसमें अलग अलग डेट में माल भेजने की और पैसा मिलने की एंट्रीज़ हैं, उसको हमको प्रोफार्मे में डाल के लिखना है कैसे नकल बनेगी। राजकिशोर महेश्वरी को पिछला दे कि मतलब क्रेता का पिछला दे कितना निकल रहा है, राजकिशोर के ऊपर कितना बैलेंस पिछला था, मतलब कितना पैसा विक्रेता को क्रेता से लेना था, वो 8,000 रुपये है। उन्हें माल बेचा, उन्हें फिर माल नगद मिले, फिर माल बेचा, उन्होंने माल लौटाया, उनसे चेक मिला और उन्हें फिर माल बेचा, फिर नगद मिला। तो 3 बार माल बेचा गया है और बीच बीच में उनसे या तो पैसा मिला या चेक मिला या उन्होंने माल वापस किया। इसको हम कैसे दिखाएंगे? अब ये एक प्रोफार्मा है खाता विवरण का कि सबसे ऊपर विक्रेता का नाम आ गया, काम क्या करता है वो वस्तु विक्रेता है सबसे ऊपर, जैसे बीजक में हो तो टॉप पे होता है बीच में, वैसे ही इसमें। इसके बाद विक्रेता का नाम पता यहाँ पे आ गया, दिनांक आ गई, जीएसटी नंबर, संख्या, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सब इसमें प्रोफार्मे में पड़ा रहता है। ये क्रेता का नाम हो पता हो गया। अब इसमें जैसे क्रेता का जो पर्सनल अकाउंट होता है, बस समझिए कि उसी की नकल है कि सबसे पहले इसमें जो कॉलम होते हैं डेट है, विवरण है और रकम है, धन और योग है। तो पिछला शेष जितना क्रेता के ऊपर निकल रहा है वो हमने देखा 8,000 था, एक बार फिर देख लेते हैं। 8,000 रुपये ये रकम पिछली निकल रही है, तो पिछला बैलेंस हम लेके आगे आ गए। अब इसमें 3 बार माल क्रेता को बेचा गया, जैसे 5 जुलाई को बेचा गया 1,200 रुपये का, 12 जुलाई को बेचा गया 2,000 रुपये का और 25 जुलाई को बेचा गया 2,000 रुपये का। तो 3 बार की जो रकम है माल बेचने की 1,200, 2,000 और 2,000, ये तीनों बार अलग अलग डेट में माल बेचा गया। तो पिछला बैलेंस इतना था, 3 बार माल और बेचा गया तो टोटल 5,200 रुपये का माल इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब इससे कितना पैसा लेना है? 13,200 रुपये हमको टोटल लेना था, लेकिन इसने बीच बीच में हमको पैसा चुकता भी किया है। जैसे 1 जुलाई में उसने कैश दिया 6,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। उसने माल कुछ लौटाया 16 तारीख को 1,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। चेक से उसने पैसा कुछ जमा किया है, ये 1700 रुपये, ये माइनस हो जाएगा। और कैश से फिर दिया उसने तो ये माइनस हो जाएगा। टोटल माइनस हमारा 10,200 रुपये हो जाएगा। इस तरह से 3,000 रुपये अब क्रेता के ऊपर बैलेंस निकल रहा है। तो एक तगादे के तौर पे क्रेता को मालूम हो जाएगा कि उसे फाइनल पेमेंट 3,000 रुपये
करना है। तो इस तरह से एक क्रेता की लेजर की कॉपी ही होती है। लेजर का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, इसका फॉर्मेट अलग है। अब भूल चूक लेनी देनी, जैसे विजय को बताया था कि अगर कोई मिसमैच हो जाता है, कोई गड़बड़ है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई गलती है, तो इसीलिए भेजा ही जाता है कि आप उसको मैच करा लीजिए, अगर कुछ कमी बेशी है तो उसको बाद में एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो भूल चूक लेनी देनी इसीलिए लिख दिया जाता है। कृत्य मैसर्स गिरिराज किशोर जो सेलर हैं, उनका जो भी व्यवस्थापक है, मैनेजर है, स्वामी है, पार्टनर है, वो अपने इसमें हस्ताक्षर करता है। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है कि विक्रय विवरण एक व्यापारिक प्रलेख और है, जो एजेंट के थ्रू जब माल हम बिकवाते हैं तो उसमें विक्रय विवरण भी बनाया जाता है। तो वो जितना भी माल भेजता है उसका माल का मूल्य चला जाता है और ये प्रोफार्मा इनवॉइस बन के एजेंट के पास चला जाता है। तो जितना माल वो बेचता है उसका वो विक्रय विवरण बना के भेजता है। तो उसमें क्या होता है, माल का मूल्य लिखा जाता है और खर्चे और कमीशन अपने वो घटा लेता है। तो जितना पेमेंट प्रधान को देना होता है वो उसमें रकम होती है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए विक्रय विवरण में कि एजेंट प्रधान के रिस्क पे ही सारा माल बेचता है, मतलब जो भी पैसा डूबेगा वो प्रधान का रिस्क होता है। हालांकि उसको भी बचाने का एक तरीका है, डेल क्रेडर कमीशन अगर एजेंट को दिया जाता है तो वो अपने रिस्क पे माल बेचता है। तो विक्रय विवरण भी एक व्यापारी प्रलेख में आता है, इसका भी प्रोफार्मा हम अगले उसमें बताएंगे। अब ये नेक्स्ट स्लाइड, ये जो कंटेंट है ये दीक्षा ऐप में आप पढ़ सकते हैं। इसकी सामग्री पड़ी हुई है, आप उसको सर्च कर सकते हैं और उसमें भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो YouTube चैनल में इनकी साइट है उस पर भी दोबारा आप देख सकते हैं। तो ये जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है और खाता विवरण है, ये छोटे क्वेश्चनों में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और इसकी भली बात प्रैक्टिस आप कर लीजिए। टिप्पणी में भी पूछा जाता है, प्रोफार्मा भी बनाने को आता है। धन्यवाद।